नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में चुनावी चंदे की चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को चंदा लेने के मामले में टीएमसी ने पीछे छोड़ दिया है, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी चंदे को लेकर कई तरह की जानकारियां भी सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल भी आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस को टीएमसी ने ज्यादा चंदे लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया है और क्यों एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त तरीके की फटकार लगी है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए राजनीतिक दलों के चंदों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उन आंकड़ों के मुताबिक केंद्र की सत्ताधारी भाजपा को सबसे ज्यादा 60.61 अरब रुपए बतौर चंदा मिले हैं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 14.22 अरब रुपए दान में मिले हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाकर दान लेने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले दलों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 16.10 अरब रुपए के साथ दूसरे नंबर पर रही है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस चंदा लेने वालों में नंबर 1, 2 और 3 पर आती है। भारत राष्ट्रीय समिति को 12.14 अरब का चंदा मिला। बीजू जनता दल को 7.75 अरब रुपए का चंदा मिला। डीएमके को 6.39 अरब का चंदा मिला। वाईएसआर कांग्रेस को 3.37 अरब का चंदा मिला। तेलुगु देशम पार्टी को 2.18 अरब का चंदा मिला। शिवसेना को 1.59 अरब का चंदा मिला। राष्ट्रीय जनता दल को 72.50 करोड़ का चंदा मिला। आम आदमी पार्टी को 65.45 करोड़ रुपए का चंदा मिला। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 35 लाख रुपए का चंदा मिला। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 50 लाख का चंदा मिला। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख का चंदा मिला। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 55 लाख का चंदा मिला। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 5.50 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाले दलों में सबसे पीछे गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच में 1260 कंपनियों और लोगों ने कुल मिलाकर 12,155.51 करोड़ रुपए के मूल्य के 22,217 बॉन्ड खरीदे हैं। 23 राजनीतिक दलों ने इन बॉन्ड को भुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड 5 मूल्य वर्ग में खरीदे गए हैं। इनमें से न्यूनतम ट्रांजैक्शन 1,000 और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का है। बाकी 10,000, 1 लाख और 10 लाख रुपए के मूल्य वर्ग में बॉन्ड खरीदे गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी किया। इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा लेने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच में मिलान संभव होगा, यानी पता चलेगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा जताते हुए कहा है कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई को यहां मौजूद होना चाहिए था। इससे पहले वाली सुनवाई में चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई 763 की 2 लिस्ट में एक पर बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, तो दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक होते ही ये पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को किससे कितनी रकम चंदे के रूप में मिली। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड शेयर नहीं किया, जो प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रिंट रहता है। इसी कोड से डोनर्स का राजनीतिक पार्टियों से मिलान करने में मदद मिलती है। सुप्रीम
कोर्ट ने यही कोड बताने के लिए कहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह जानकारी है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच में 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी और कहा गया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग को लेकर पारदर्शिता आएगी, लेकिन सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों को मिली रकम के ब्यौरे से ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किसने किसको पैसा दिया। इससे ये भी पता चल नहीं पा रहा है कि किसी खास पार्टी को फंड किए जाने के पीछे किसी डोनर का आखिर मकसद क्या है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के अपने बजट भाषण में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा था कि बगैर पारदर्शिता के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुश्किल है। चुनावी बॉन्ड स्कीम में याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से अपलोड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर नहीं है। इसी सीरियल नंबर से यह पता चलता है कि किसने किसके लिए बॉन्ड खरीदा, जबकि एसबीआई के शपथ पत्र में कहा गया था कि ये जानकारी अलग अलग जगह दर्ज है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा है कि एसबीआई ने चुनाव आयोग के जो आंकड़े दिए हैं उससे ये पता करना मुश्किल होगा कि किस बॉन्ड को खरीदार ने किस पार्टी के लिए खरीदा। एसबीआई ने ये जानकारी देने के लिए जून 2024 तक का वक्त भी मांगा था। कुरैशी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई को ये निर्देश देना चाहिए था कि वो जून तक भी ये जानकारी दे, क्योंकि देश की जनता यही जानना चाहती थी। इसी से पता चलता है कि क्या सरकार और देश की कॉर्पोरेट घरानों के बीच में कोई मिली भगत है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, कुरैशी ने आगे ये भी बताया कि ये काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र के चरित्र और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर जगी उम्मीद धूमिल हो गई है। इस मामले में क्या हम वहीं पहुंच गए हैं जहां पहले थे? हाँ, ये सच है कि 2018 से पहले राजनीतिक फंडिंग के मामले में पूरी तरह अपारदर्शिता थी। लगभग 70% पैसा कैश में दिया जाता था। हालांकि 20,000 रुपए से अधिक चंदा के बारे में चुनाव आयोग को बताना होता था और इसके एवज में टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मामला और भी गोपनीय हो गया। कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। यही राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच में गठजोड़ की आशंका बढ़ने लगी है। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मंशा पर सवाल उठाया है। गर्ग का कहना है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने एक झूठा बहाना पेश कर रहा था। ऐसा करके एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को उस काम में धकेलना चाहता था जो असंभव है। गर्ग कहते हैं कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा ये जानकारी तो मौजूद है, ये पता नहीं है कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा, क्योंकि अभी बॉन्ड एसबीआई के पास ही आते हैं। ऐसे में अगर सभी बॉन्ड्स तक अपनी पहुंच बना भी लेते हैं तो भी आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसी खास बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने इसे जमा किया। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि इसलिए अगर एसबीआई ये कह रहा है कि बॉन्ड खरीदने वाले और इसे हासिल करने वालों के बीच में मिलान करने के लिए और समय चाहिए तो इसे वो भी नहीं कर पाएगा। ये एसबीआई का एक बहाना है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जो बताया है उसके मुताबिक वो बॉन्ड नंबर और इसे हासिल करने वालों के बीच में मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एसबीआई के पास यूनिक नंबर्स हैं। हम इसे जाहिर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश में ये निहित है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सार्वजनिक किए गए डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। इसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी की तरफ से ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच में खरीदे गए। जहां तक पार्टियों का मामला है तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला, इसे 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस से चुनावी बॉन्ड इन कैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईआरएस, कांग्रेस, डीएमके, जनता दल एस, एनसीपी, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अपने फैसले में कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक कर दे। हालांकि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस पर एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एसबीआई ने शीर्ष अदालत से कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि पिछली सुनवाई 15
15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करे और चुनाव आयोग की जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे अपनी वेबसाइट पर भी डाल दे। क्या है यूनिक नंबर? सुप्रीम कोर्ट ने जिस यूनिक नंबर की बात की है वो दरअसल हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर अंकित होता है। यूनिक नंबर हर बॉन्ड पर अलग अलग होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना होता है और उस पर दर्ज एक नंबर जो ऐसे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए उसे अल्ट्रावायलेट किरणों यानी यूवी लाइट्स में देखने की जरूरत होती है और ये नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं से मिलकर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। यूनिक नंबर को अक्सर मैचिंग कोड कहा जाता है। इस नंबर से ये पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदी और किसके लिए खरीदी। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई ने जो तत्काल जानकारियां चुनाव आयोग को दी हैं, उससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। अभी बस फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कितने पैसे मिले हैं। यानी अभी बहुत सी जानकारी जो है वो सामने आना बाकी है। अगर एसबीआई ये नंबर जारी कर देता है, जिसके बाद और भी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कौन सा बॉन्ड किसके लिए खरीदा गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।